आगे मैं पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग मेघालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर भरत प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं। आप हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। आपकी कविता, आलोचना और कथा विधा में अब तक 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आईएम सम्मान, मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार, युवा शिखर सम्मान सहित 6 साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। आपका विषय है पूर्वोत्तर भारत की आदिवासी कविता। जैसा कि आशीष जी ने कह दिया है कि 10 मिनट, मैं तो चाहता था कि उससे भी ज़्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन आशीष जी के इस व्याख्यान के तौर तरीके से हम लोग बहुत लंबे समय से परिचित हैं और अब नहीं, ये शोषण होता रहे, अच्छा लगता है, कुछ शोषण जरूरी लगते हैं। बहुत बहुत सुंदर व्याख्यान आशीष जी ने दिया है। आज के इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रिय विद्यार्थियों, सम्मानीय विद्वानों, मंच पर उपस्थित हमारे वक्ता और विद्वान, सबका नमन करते हुए मैं अपने देश के एक अद्भुत क्षेत्र कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के बारे में कुछ जानकारी, साहित्यिक जानकारी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। चूँकि संयोग से पूर्वोत्तर भारत हमारे देश का एक ऐसा क्षेत्र है 8 राज्यों का, जो सदियों शताब्दियों से हमसे संबद्ध होकर भी, सदियों शताब्दियों से संबद्ध होकर भी कहीं न कहीं हमसे अलग जैसा महसूस होता रहा है। अलग मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं, भौगोलिक रूप से तो बेशक एक है, भौगोलिक रूप से एक है, लेकिन जो हमारे आवागमन होते थे पहले से भी, पहले बड़े बड़े आवागमन की सुविधाएं कम थीं, आवागमन के तौर तरीके बड़े कमज़ोर थे। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जो असम को छोड़ करके, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, ये जो हमारे 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों के बारे में जब हम सोचते हैं आज के समय में, तो चूंकि मैं वहां करीब 22 वर्षों से रह रहा हूं, उन 22 वर्षों के पहले जब मैं हिंदुस्तान में अपने देश में था, पढ़ाई लिखाई करता था, तो वहां के केवल एक जगह के बारे में मेरी जानकारी थी और वो था चेरापूंजी। चेरापूंजी में बहुत वर्षा होती है, दुनिया का सबसे वर्षा का स्थान है, बस वही किताबों पढ़ के रह जाते थे। लेकिन संयोग से जब वहां मैं गया, मेघालय में शिलांग में नौकरी लगी, तब उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में केवल हम लोगों के दिमाग में कल्पनाएं ही कल्पनाएं हैं, हकीकत की जानकारी बहुत कम है और उसके अपने कारण हैं। पूर्वोत्तर के बारे में हम लोगों की जानकारियां जितनी हैं वो अक्सर 2 रूपों में हैं, या तो किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है हमारी सोच, और या फिर उनके बारे में फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, ठीक जानकारी उनके बारे में हमारी बहुत कम है और इसकी वजह से हमारी धारणाएं भी गलत हैं। धारणाएं अक्सर ऐसे ही गलत होती हैं, जब पूरी जानकारी नहीं होगी, उनसे परिचय नहीं होगा, उनके बारे में ज्ञान नहीं होगा, धारणाएं गलत होनी पक्की हो जाएंगी। उसके उदाहरण मैं बीच में दूंगा कि क्यों धारणाएं गलत हो गई हैं, उसका लिखित उदाहरण लिटरेचर में मौजूद है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो चीज हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, वो सबसे पहले मेरे लिए जरूरी ये है कि ये जो 8 राज्य हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, इनका जो अभी इस समय का लिटरेचर है, इस समय का जो पूर्वोत्तर का साहित्य है और उसमें खास तौर पर कविता विधा, उसकी मैं एक झांकी देना चाहता हूं। मैं, जाहिर सी बात है, इतना समृद्ध है पूर्वोत्तर का लिटरेचर। जब मैं समृद्ध कह रहा हूं तो केवल इसलिए नहीं कि परिमाण में बहुत विस्तार में है, नहीं, वो बात नहीं। परिमाण समृद्धि का कोई आधार नहीं होता, कि कसौटी नहीं होती है।
परिमाण सबसे पीछे आता है समृद्धि की कसौटी पर। कलाएं आती हैं, भाषा आती है, विचार आते हैं, दर्शन आते हैं, तब जाकर के कसौटी तय होती है किसी लिटरेचर के ऊंचाई की। मैं उस दृष्टि से भी यह बात कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर का लिटरेचर बहुत समृद्ध है। और उस लिहाज से सबसे पहले, चूंकि मैं जिस राज्य से हूं, हालांकि असम का जो लिटरेचर है, असम का जो साहित्य है, वो परिमाण में भी ज्यादा है, कला में भी श्रेष्ठ है, विचार में भी आगे है, और भाषा की क्वालिटी में भी बहुत आगे निकला हुआ है। और हमारे बीच में तमाम सारे लोग मौजूद हैं, वे असम के कुछ साहित्यकारों से तो जरूर परिचित होंगे। हो सकता है कुछ लोग मिले भी हों, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन पूर्वोत्तर के जो अन्य राज्य हैं, मैं आज उनके बारे में आपके बीच में बात रखना चाहता हूं। मेघालय में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं सोसोथाम। सबसे प्रसिद्ध कवि हैं सोसोथाम, और सोसोथाम की तुलना हिंदी के सुमित्रानंदन पंत से की जाती है। संयोग से दोनों कवियों का कालखंड एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मैं बिल्कुल एक नहीं है, थोड़ा अलग भी है। सोसोथाम का जो जीवन काल है वो 1873 से 1940 का समय है, और आप सोचें कि छायावाद का समय भी लगभग यही है। छायावाद का समय 1918 से 1936 माना जाता है। पंत हमारे आजादी के बाद तक जीवित रहे, आजादी के बाद तक कविताएं भी लिखी, लेकिन दोनों कवियों की जो प्रकृति है काफी कुछ एक मिलती जुलती है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सोसोथाम की, द ओल्डन डेज ऑफ यू हैन्यू ट्रिप। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीच में मैं बहुत सारे नाम को ले आऊंगा, बहुत सारी पुस्तकों के नाम ले आऊंगा, लेकिन चूंकि वहां की स्थानीय भाषा में है, इसलिए उन स्थानीय भाषाओं में जो नाम हम लेंगे वो तत्काल आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। मेघालय की जो जनजातीय भाषाएं हैं वो मूल रूप से 4 हैं: खासी, गारो, जैंतिया, और एक और भाषा है, वो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उपभाषा है। यहां उसमें तत्काल मैं नाम याद, उसको हम बता देंगे आपको। सोसोथाम मूलतः प्रकृति के कवि माने जाते हैं। इस समय जो समकालीन खासी कविता पूरे मेघालय में चर्चित और प्रचलित और लोकप्रिय है, और बल्कि मेघालय के बाहर भी विस्तार ले रही है, उसमें एक नाम है पॉल लिंगदो का। उनकी एक कविता है बिकाऊ है। मेरे प्रिय लोगों, जब तक मैं उदाहरण नहीं दे दूंगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा कि इस कविता का उल्लेख मैं कर क्यों रहा हूं। देखिए, बिकाऊ हैं हमारी बोझिल पुरातन कबीलाई जड़ें, जिन्होंने हमारी तरक्की के चक्कों को जकड़ रखा है। इसी के साथ एक और कवि हैं डेसमंड खारमफ्लांग। डेसमंड खारमफ्लांग इस समय अभी जीवित कवि हैं खासी कविता के, और उन्होंने अपनी भाषा की उपेक्षा पर कविता लिखी। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 22 वर्षों के दौरान हमने उनकी थोड़ी बहुत पीड़ा का व्यक्तिगत अनुभव किया है। क्यों मैं थोड़ी बहुत कह रहा हूं? क्योंकि पूरा जीवन खत्म हो जाए वहां पर, हम उनकी पीड़ा को पूरी तरह नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाएंगे। वो नियति है अपनी एक प्रकार से, अपनी सीमाएं हैं, वो नहीं समझ सकते, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। वो कहते हैं मेरे अंग्रेजी ज्ञान का बोझ दूसता है मुझे, दुखता है नहीं कहते हैं, दूसता है। अब ये जो दूसता है, इसको थोड़ा भावात्मक ढंग से समझें तो जैसे धीमी 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 पीड़ा निरंतर होती रहती है, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उस अर्थ में दूसता है। कह नहीं सकते, पीड़ा हो रही है, उसको कहने के लिए भाषा नहीं मिल रही है, वो है दूसता।
और क्यों है ये? इसका कारण ये है कि पूर्वोत्तर भारत में जितनी भी जनजातीय भाषाओं की लिपियां हैं, कमोवेश सभी पूर्वोत्तर की भाषाओं की लिपियां अंग्रेजी हैं, रोमन हैं। और उसके कारण है पूरे पूर्वोत्तर में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। ईसाई मिशनरियां वहां गई। ब्रिटिश काल में तो पूरा तांता लग गया ईसाई मिशनरियों का। और वहां की जो बेसिक पढ़ाई शुरू हुई प्राइमरी लेवल की, वो सब ब्रिटिश मिशनरियों के शिक्षकों के द्वारा आरंभ हुई। वो जो जनजातियां थीं उनको शिक्षित करने का काम उन ब्रिटिश मिशनरियों ने, ईसाई मिशनरियों ने किया। उसका इतिहास है अपना। और जाहिर सी बात है कि उनके दो मकसद बड़े प्रमुख होते थे। एक मकसद था ईसाई धर्म का विस्तार और दूसरा मकसद था अंग्रेजी भाषा का प्रचार। और हुआ भी वही। रोमन लिपि उनकी है, अपनी लिपि पूरे पूर्वोत्तर में कुछ पूर्वोत्तर की भाषाओं को छोड़कर के किसी की लिपि नहीं है। और मेघालय के डेसमंड खारमफलांग, कुछ ऐसे नाम ले रहा हूं जो थोड़ा सा सुनने में सहज लगेंगे, केवल उन्हीं का नाम लूंगा। किनफॉर्म सिंह नोंग किनरी, और अभी मैंने नाम लिया पूर्वोत्तर के मेघालय के जयंतिया का, इसमें मिनी मान लालू, इनकी एक कविता है भारत माता। भारत माता, मेरी प्यारी भारत माता, अपने ममतामय हाथों से मेघालय को गले लगा लो। खासी, गारो, जयंतिया 3 भाषाओं का नाम लिया। चौथी भाषा है पनार। मेघालय की जनजाति भाषा है पनार। ये उपभाषा है, ये मुख्य भाषा नहीं है वहां की। और पनार भाषा के एक कवि हैं रिकोम आर लालू। मैं केवल नाम की सूचना दे रहा हूं। पनार भाषा के कवि हैं रिकोम आर लालू। और इस समय एक और कवि हैं जो संयोग से हमारे विश्वविद्यालय में ही शिक्षक हैं, स्ट्रीमलेट डखार। स्ट्रीमलेट डखार खासी के ही कवि हैं जिसका नाम अभी मैंने लिया, किनफॉर्म सिंह नोंग किनरी। वो कथाकार भी हैं, वो कवि भी हैं, और वो भी हमारे विश्वविद्यालय में इस समय शिक्षक के रूप में हैं। मेघालय की भाषा गारो जो है वो 1940 में उसमें आधुनिक कविता शैली में शुरुआत होती है। हार्वर्ड डेनिसन मोमिन गारो के एक महत्वपूर्ण नाम है। और इन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका निकाली, गारो जन स्वर। गारो जन स्वर इन्होंने पत्रिका निकाली। इन्हें मेघालय की गारो भाषा का, गारो साहित्य का, आधुनिक गारो साहित्य का जनक कहा जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, तुम्हें याद किया जाएगा, 9 वर्ष और गाने वाली चिड़िया का गीत। और एक खास बात ये कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति, जिस पर उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला, उसका इन्होंने गारो में अनुवाद किया। गीतांजलि का इन्होंने गारो में अनुवाद किया, और ये नाम है डेनिसन मोमिन, हार्वर्ड डेनिसन मोमिन। इसके साथ कुछ और नाम हैं, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं। दिगामिन नेंगा मिंजा। अब सोचिए कि नाम जो है जरूर सुनने में थोड़ा आपको कठिन लग सकते हैं। लेविसन एन संगमा, परमेंद्र वंगशल, के एम मोमिन, गिलबर्थ के मराक। और जो खासी कवि हैं मेघालय के, वो इस समय 3 सीमाओं को पार कर चुके हैं, या 3 सीमाएं अब इनके लिए सीमाएं न रह गई हैं। एक तो प्रांतिक मेघालय, दूसरा राष्ट्रीय, और कुछ कवि ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में अग्रसर हो चुके हैं। राबिन एस नगंगोम, अनन्या गुहा, अंजुमन हसन, पॉल लिंगदोह, आलमंडी सीएम, एम मावलांग, ये कुछ नाम हैं।
इसमें एक नाम अमजद अली का है। अमजद अली खासी नहीं थे, लेकिन उनकी पहचान खासी कवि के रूप में हुई और 1880 ईस्वी में खासी कविता की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, वो अमजद अली के द्वारा प्रकाशित हुई, जो उनका काव्य संग्रह था। एक कवि हैं खारमफलांग, इनकी 2 कविताएं हैं, सितंबर का गीत और विजय। और इनकी कविता का एक उदाहरण जरा देखिए। अपने विदेशी संरक्षकों के स्याह चोगों में छिपकर मुझे सिखाया गया था खुद अपने आप पर शर्मिंदा होना। जो अंग्रेजों की अपनी प्रकृति थी, स्वभाव था, आदत थी, वो वहां भी उन्होंने लागू किया। लिरिक शिलांग पोएट्री सोसाइटी की एक पत्रिका भी है, इसका शीर्षक है लिरिक, पत्रिका है ये। एक कवि हैं शिलांग मेघालय के ही, जिनका नाम है नगंगोम। हालांकि वो जन्मतः मणिपुरी हैं, लेकिन शिलांग में रह करके वो कविताएं लिखते हैं। उनकी कविता मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन एक पोएम फॉर मदर उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। और इन्हीं का एक दूसरा संग्रह है टाइम्स क्रॉस रोड्स, जो कि 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गायत्री एम भट्ट, वारजरी मावलांग, ये दोनों खासी कवित्रियां हैं। संयोग से यहां पर मैं उल्लेख कर दूं कि पूरे पूर्वोत्तर में संयोग से 10 वर्षों के भीतर कवित्रियों की संख्या में बड़ा विस्तार हुआ है। और विस्तार क्यों हुआ है, उसके पीछे अपने मूल कारण यह है कि पूरा पूर्वोत्तर मातृ प्रधान समाज वर्षों सदियों से रहा है। आज भी पूरा पूर्वोत्तर मातृ प्रधान क्षेत्र है, असम को छोड़ करके। हालांकि असम में भी आदिवासी चूंकि बहुत हैं, लेकिन जहां जहां असम में आदिवासी हैं वहां मातृशक्ति की प्रधानता है। एक राज्य है जहां मातृशक्ति की प्रधानता फिलहाल इस समय नहीं है, नागालैंड। नागालैंड में मातृ प्रधान सत्ता नहीं है, लगभग नहीं है, व्यवहार में नहीं है। लेकिन बाकी जो 6 राज्य हैं वहां मातृ प्रधान है, मौजूद है। तो कवित्रियां जो नाम लिया इन लोगों का, इसमें एक कवि हैं पॉल लिंगदो, जो कि कवि भी हैं, छात्र नेता भी हैं और राजनीतिक चेतना के कवि हैं और प्रखर व्यंग्यकार भी हैं। और ये सीधा आक्रमण करते हैं व्यवस्था पर। इनकी प्रसिद्ध कविता है लैंड फॉर सेल, जमीन बिकने के लिए, उस अर्थ में। नागालैंड के कुछ नाम आपके बीच में लेना आवश्यक है, क्योंकि हमारा विषय केंद्रित है तो जरूरी है। मोनालिसा चंगकीजा, ये महत्वपूर्ण नाम है। टी.ओ. मोनालिसा चंगकीजा, टी.ओ. और एक अंगामी कवि हैं नागालैंड के, वे हैं के फिब्रोयोमे। एक और कवि हैं अंगामी के ही जेलियांग, और अंगामी के भी एक कवि हैं ईस्ट राइन इरालू। इसमें से एक उदाहरण मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मोनालिसा चंगकीजा का। चूंकि ये बड़े प्रतिनिधि नाम हैं, इनकी 2 कविताएं हैं, आत्मनिर्णय और स्वायत्तता। देखिए कविता का अंश जरा देखिए। यह बताना भी नहीं भूलते कभी, तुम ही लाए प्रगति हमारे कबीले की दहलीज पर विस्मित हूं मैं, तुम क्यों साध लेते हो चुप्पी, कहता हूं जब हम भूखे हैं। ये जो नागा जनजाति है, जिसके बारे में आप शायद ही बहुत जानते हो, कम ही जानते होंगे, कारण उसके हैं कम जानने के। ये नागा जातियां मूलतः स्वतंत्रता प्रेमी होती हैं, और ये जिस तरह की स्वतंत्रता प्रेमी होती हैं वो हमारे और आपकी तरह स्वतंत्रता प्रेमी भाव नहीं है। वो स्वतंत्रता प्रेम उनके अस्मिता से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। वो स्वतंत्रता प्रेम उनकी भूमि से जुड़ा हुआ है। वह स्वतंत्रता प्रेम
उनकी स्थानीयता से जुड़ा हुआ है। वह स्वतंत्रता उनके अपने कह सकते हैं कि पहनावे, खान पान, जीवन शैली, जमीन, लय, नृत्य, संगीत सबसे जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि वह अपने विश्वास को भी स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और वह विश्वास जाहिर सी बात है कि वो बहुत वैज्ञानिक ही हो यह आवश्यक नहीं है, बहुत यथार्थवादी हो यह आवश्यक नहीं है, बल्कि यह जो विश्वास है वह आस्था परक अधिक है। और जहां आस्था परक विश्वास होता है वो प्रायः उसके लिए कोई बहुत ठोस आधार और तर्क काम नहीं करते हैं। प्रायः हिंदुस्तान की ये नियति है कि जहां जहां आस्थाएं मजबूत हैं, जहां जहां आस्था के विस्तार हुए हैं, वहां आस्थाएं किसी तर्क, किसी ठोस प्रमाण और किसी तथ्य पर आधारित बहुत कम होती हैं, लेकिन वो हैं। तो ये अपनी आस्था को बचाए रखना चाहते हैं। यहाँ की कुछ जनजातियों के, हालांकि नागालैंड में लगभग 19 प्रकार की जनजातियां हैं, लेकिन आओ, अंगामी, लोथा, सुमी, ये कुछ जनजातियों के नाम हैं वहां पर। ये जनजातियां ऐसी हैं जो पूरे नागालैंड में सबसे अधिक विकसित जनजातियां हैं। विकसित का मतलब जब कह रहा हूं तो शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, रोजगार में भी, संपन्नता में भी और चेतना के स्तर पर भी। ये कुछ जातियां वहां पर आगे निकली हुई हैं। उसमें एक कवि हैं आदि भाषा के एक कवि हैं, उनका नाम है ममंग देई। और ये प्रकृति के बारे में 2 लाइन में इनकी सुनिए कैसी क्या कहती हैं। एक बहुत बड़ा भक्षक है जंगल। सोचिए, हम तो जंगल को बहुत दूसरे नजर से देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए जंगल एक भक्षक है। कहती हैं बहुत बड़ा जंगल है भक्षक, छिपाए हुए आतंक, आदमखोर हरियाली में। क्योंकि वो सीमा बनता जा रहा धीरे धीरे धीरे, और बन चुका है उनके लिए ममंग देई। और इसके बाद तेमसुला आओ, जिसका नाम रणेंद्र जी ने लिया है, तेमसुला आओ का। तेमसुला आओ बड़ा नाम है नागालैंड में। और इनके 2-3 कृतियों के नाम बता दूं, काव्य कृतियों के। सॉन्ग दैट टेल, सॉन्ग दैट ट्राई टू से, सॉन्ग फ्रॉम द अदर लाइफ, ये 3 संग्रह तेमसुला आओ के। इसी प्रदेश की एक कवित्री हैं तिया लीला किकोन। एक और कवि हैं आओ के TN नागा। इसी के साथ PN नागा। आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि वे अपने नामों के साथ में अपने जातीय टाइटल को भी लगाए हुए हैं। अब नाम उनके TN, उसका विस्तार कर लेंगे तो कोई एक नाम रहेगा, वो तो शॉर्ट फॉर्म में TN, लेकिन नागा जुड़ा हुआ है और यह प्रवृत्ति अभी भी कायम है। अंगामी के कवि हैं जेसुआ D नागा और अंगामी के कवि हैं विवेक नागा। लोथा एक जनजातीय भाषा है नागालैंड की, लोथा के 2 कवियों के नाम PN पुन्यो और NH जामीर, ये 2 कवि। और चंगीजा कवित्री हैं। और केखरी बाउन योमे, यह भी कवित्री हैं। फिर नाम ले लूं चूंकि कठिन नाम है, लेकिन लेना शायद आज के इस विषय पर केंद्रित कार्यक्रम के लिए तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। केखरी बाउन योमे। और जैसा कि एक स्वभाव है कि जब भी कवि होते हैं तो कवित्रियों पर कविताएं, वो स्त्री समाज पर, स्त्री जीवन पर कविताएं लिखते हैं, लेकिन कवित्रियां प्रायः अपने ही समाज पर केंद्रित हो करके ही रचनाएं अक्सर करती हैं। और यह प्रवृत्ति पूर्वोत्तर में भी है। तो इस तरह से इनको नारीवादी कवित्रियां कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि नागालैंड का समाज पितृसत्तात्मक समाज है। ये आश्चर्य अपने आप में, क्योंकि मेघालय पितृसत्तात्मक नहीं है, मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, सिक्किम नहीं है, मिजोरम नहीं है।
लेकिन नागालैंड और असम ये दो पित्त सत्तात्मक समाज के प्रदेश हैं। और एक नाम और है ईस्टर्न इरालू का, जिनकी रचना है टेरिबल मैट्रियार्की, जिसका हिंदी में अनुवाद करें तो भयानक मातृसत्ता। मातृसत्ता तो है लेकिन उनके लिए भयानक हो चुकी है, क्योंकि मैंने वहां देखा है, मेघालय में खास तौर पर, कहने के लिए मातृसत्ता तो है लेकिन वो सत्ता नहीं है। जैसे आप स्त्री को देवी तो बना देते हैं, लेकिन बस देवी बनाने तक सारा मामला है। फिर शोषण के चक्र जो शुरू होते हैं अलग अलग तरीके से, उसका जो व्यवहारिक परिणति होती है वो बड़ी दुखद होती है, बड़ी दुखद होती है। लगभग वैसी स्थिति मेघालय में है, या मेघालय में छोड़िए बाकी पूर्वोत्तर के अन्य प्रांतों में भी है। करते क्या है वो, मैं आपको व्यवहारिक बात बताऊं, जितने भी श्रम के खास तौर पर, चाहे खेती हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे बाजार में रोजगार करने का काम हो, या और भी कोई छोटे छोटे काम हो, वो सब स्त्रियों के जिम्मेदारी में दे देते हैं। तुम जाओ रोजगार करो, तुम खेती करो, तुम बाजार में जो है दुकानें लगाओ, करो। और पुरुष जो होते हैं वे एकदम मस्ती के अंदाज में घूमते टहलते मस्त होते हुए मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उसकी वजह है उनको जमीन में कोई पैतृक अधिकार दिया ही नहीं गया है। ये सच्चाई है। और इतना ही नहीं, शादी जो वहां होती है, शादी जब मैं कह रहा हूं तो लगभग पूरे समझिए, शादी वहां पर पूरी तरह से हमारे यहां से बिल्कुल उल्टी होती है। हमारे यहां शादी करने का जो तरीका है पूर्वोत्तर में बिल्कुल उल्टा है। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण यह है कि शादी हो जाएगी तो लगभग पति की विदाई होती है अपने पत्नी के घर। जी हां, विदाई होती है। विदाई का मतलब है फिर अपने वो घर नहीं रहने पाएगा, अनिवार्यतः अपने पत्नी के घर जाना है, उसके यहां पूरा 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहना है, और अगर अपने घर आएगा तो बहू की तरह आएगा। अपने घर आएगा तो वो जो है कुछ दिन रहेगा, फिर उसको चला जाना ससुराल में। एक गजब का वहां तरीका है। और जो सबसे छोटी लड़की होती है पूर्वोत्तर, माने घर परिवार में सबसे छोटी लड़की होगी, वहां लड़कियों अधिक से अधिक लड़कियों के पैदा होने पर खुश होते हैं। 2 लड़की से बात नहीं बनेगी, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, खुश होते हैं। और लड़कों के पैदा होने पर वो खुश नहीं होते हैं। यह है पूर्वोत्तर की अपनी सामाजिक संरचना। तो वहां पे एक और कवि हैं डी नी यू, ये 1950 के लगभग के कवि हैं, जिन्होंने समाज, जीवन, प्रकृति को अपनी कविताओं का विषय बनाया। इनका एक संग्रह है हमारी जिंदगी। एक कवित्री हैं डी नी यू, नागालैंड की कवित्री हैं, और लगभग प्रत्येक कविताओं में कसमसाती जिंदगी की आहट सुनाई देती है। एक और कवित्री हैं लुंगा लांग, ये भी कवित्री हैं, और नागा राष्ट्रीय संघर्ष को स्वर दिया है इन्होंने। इनका पूरा नाम है निनी लुंगा लांग, केवल लूला लांग नहीं, निनी लुंगा लांग। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई की। तेमसुला आओ का नाम चूंकि हम 2 रचनाकार यहां ले चुके हैं, वो अलग संदर्भ था, मेरा अलग संदर्भ है। उनकी कविता का एक उदाहरण जरा देखिए। 12 लंबे दुखद वर्षों के लिए मेरी जिंदगी दूसती रही। मैंने दूसती शब्द की व्याख्या की है, आप अपने दुखती अर्थ में उसकी व्याख्या बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके दुखती से वो सुपरलेटिव डिग्री है, अल्टीमेट है, वो दुख का अल्टीमेट है वहां पर दूसती। 12 लंबे दुखद वर्षों के लिए मेरी जिंदगी दूसती रही, मेरे अस्तित्व को भीतर तक सारा सुख और आनंद सोखती रही, अस्तित्व को करती रही दागदार। संजोग से कुछ वर्षों
के लिए उनके साथ संवाद करने का, उनको देखने जानने का मुझे मौका मिला। चूँकि हमारे ही विश्वविद्यालय में जब मेरी नियुक्ति हुई तो उस समय थी वो विश्वविद्यालय में, वो हमारी डीन थी, संकायाध्यक्ष थी हम लोगों की, मानविकी की, और उनके साथ कई बार बैठने का, संवाद करने का मौका मिलता था। आज मुझे लगता है कि आज वो नागालैंड में सबसे चर्चित समकालीन कवित्री हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से लेकर के, और अभी वो जिंदा है, वो अभी वो जिंदा हैं, अभी तक उन्होंने अपनी जो यात्रा की है वो पूरा नागालैंड के समाज में पल रही, पिस रही, जी रही स्त्री के जीवन को बहुत जमीन के स्तर पर जिया और भोगा है। इसलिए आज उनका नाम हम यहां सम्मान से ले रहे हैं। इसके अलावा नीनी लालूम की चर्चा हमने की यहां पर। अब आइए अरुणाचल प्रदेश पर जरा देखें। अरुणाचल प्रदेश असम के बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरा हिंदी होता हुआ प्रदेश है। हिंदी होता हुआ प्रदेश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हिंदी भाषा, हिंदी बोलने वाले लोग, हिंदी की गतिविधियां, हिंदी के कार्यक्रम सबसे अधिक असम के बाद कहीं दिखेंगे तो अरुणाचल में दिखेंगे। और बड़े मजे की बात है, हमारे अपने विश्वविद्यालय में जो हिंदी के विद्यार्थी आते हैं हमारे विभाग में, वे इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, इतना साफ बोलते हैं कि आश्चर्य होता है कि आदिवासी समाज के होकर भी इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल सकते हैं। उसका कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय समाज के लड़के तो छोड़ दीजिए, लड़के शब्द कैसे मन ले लिया, लड़कियां, लड़के तो जाती ही नहीं चलती, बाहर निकलते ही नहीं हैं, लेकिन लड़कियां, युवतियां वहां की जो पढ़ने लिखने के उत्सुक होती हैं, वो खास तौर पर राजस्थान के वनस्थली में जाती हैं। और वनस्थली छोड़िए, वो जो है दिल्ली की तरफ, वो बंगलौर की तरफ जाती हैं। हमारे हिंदी प्रदेशों की विश्वविद्यालयों की तरफ कम रुख करती हैं। शायद आशीष जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, हो सकता है इनकी यूनिवर्सिटी में कुछ विद्यार्थी पहुंच रहे हों, बहुत सुखद स्थिति होगी अगर ऐसा हो सकता है। लेकिन वहाँ की लड़कियाँ अपने आप को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, शिक्षित करने के लिए लगातार वहाँ से बाहर निकल रही हैं। तो अरुणाचल शब्द का जो अर्थ है, आज एक बार उल्लेख कर ही दें उसका, भौर के पहाड़ों की भूमि। अरुणाचल का शब्द है भौर के पहाड़ों की भूमि। और ममंग देई का नाम यहां भी लेने योग्य है क्योंकि शायद वो दोनों प्रदेशों से जुड़ी हुई हैं। इनका कविता संग्रह है रिवर्स पोएम्स, 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्हें एक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिस उपन्यास का शीर्षक है द ब्लैक हिल। नीसी वहां की एक जनजातीय भाषा है, नीसी। और वहां उस भाषा की एक प्रतिनिधि अब कवित्रियों की कविताओं में आने लगा। मजे की बात यह है कि कवियों की कविताओं में कम आ रहा है, कवित्रियों की कविताओं में भाषा के दर्द का एहसास अधिक गहरा दिखाई पड़ता है, और हिंदी का नहीं। हालांकि हिंदी से विरोध है, मैं स्पष्ट कह दूं, पूरे पूर्वोत्तर में बिना प्रकट किए, बिना जाहिर किए, बिना कोई आंदोलन किए हिंदी के प्रति उनका अपना आक्रोश है। हालांकि वो हिंदी सीख भी रहे हैं। इस समय जिसको हम लोग मार्केट लैंग्वेज कहते हैं, वो मार्केट लैंग्वेज तो पूरे पूर्वोत्तर में मौजूद है, मार्केट लैंग्वेज। लेकिन उनकी जो असली पीड़ा है अब हिंदी से नहीं है उतनी, हिंदी से सेकेंडरी है। उनकी पहली पीड़ा अंग्रेजी को लेकर के। तो दूसरी कवित्री हैं मोगे दोजी, बेंगिया तोलुम, और एक और कवित्री हैं तासार तेसी। ममंग देई को 2011 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। ताई खामती
अरुणाचल की एकमात्र जनजाति है जिसकी अपनी लिपि है। जब मैं इस तथ्य को देख रहा था मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जिस 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 जनजाति का नाम हम जल्दी जानते नहीं हैं, उन्होंने अपनी अपनी लिपि डेवलप कर ली है। और वो जनजाति है ताई खमपति, उसकी अपनी लिपि डेवलप हो चुकी है। उसकी लिपि का नाम है ताई लिपि। तारो सिंधिक का नाम धीरे धीरे अब हमारे हिंदी समाज में भी आने लगा है। तारो सिंधिक बिल्कुल युवा नाम है। और जुलूस का हिस्सा बनूं कि खड़ा रहूं हाशिए पर, ये स्वयं अपने आप से प्रश्न करते हैं तारो सिंधिक। जोराम यालम नाबाम कवित्री हैं, नीसी जनजाति कवि हैं। जब मैं नीसी कह रहा हूं तो मेरे उच्चारण में थोड़ी कमी हो रही है। सही उच्चारण है नीसी, आधा न ई सी, नीसी, ये उच्चारण है। और कारपोप रीबा, उसकी एक कविता का शीर्षक है उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश। बल्कि सुधार दूं, अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज की भूमि, ये शीर्षक कविता है। बड़े महत्वपूर्ण नाम है ये से दोरजी थोंगजी। इनकी एक पुस्तक है सोनम। ताको दाजी आदि कवि, फिर निशी कवि बाबूराम निशी ताको तारा। अरुणाचल की एक और जनजाति है, और जनजाति, उस जनजाति का नाम है आपातानी। आपातानी के दो कवियों के नाम तालोम रुकबा और हिचो ताको। असम, अब मैं असम के ऊपर आ रहा हूं। असम में एक भाषा है बोडो। बोडो का नाम आपने सुना होगा, लेकिन बोडो शब्द का अर्थ आज बताने का मन हो रहा है। बोडो से बना है बोडोक, और बोडोक से बना है मानव। बोडोक का शाब्दिक अर्थ होता है मानव। कुछ कवियों के नाम देखिए, अनिल बोडो, अंजू बसुमतारी, जतिन कुमार ब्रह्म, ब्रजेंद्र कुमार ब्रह्म, मधुराम बोडो, मोहिनी मोहन ब्रह्म, फूकन चंद बसुमतारी, पूरन बोरो, रमाकांत बसुमतारी। ये बोडो के सारे कवि हैं। इसमें से एक कवि का उदाहरण, एक कवि को उदाहरण मैं दे रहा हूं केवल। इस अंधकार में मैंने जी हैं प्रकाशहीन सहस्राब्दियां, प्राप्त की है पुनः मैंने अपनी छवि असहज स्वप्नों की निष्क्रियता के बीच। और असम में असमिया, बंगला और खासी को छोड़कर पूर्वोत्तर की अधिकांश जनजातियां तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की हैं। केवल तिब्बती बर्मी परिवार की नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे पूर्वोत्तर की जनजातीय भाषाओं का मूल भारतीय नहीं है। पहली बात तो ये है। देवनागरी लिपि नहीं है, संस्कृत नहीं है। वो उसका जो मूल है वो 3-4 देशों से जुड़ा हुआ है। चीन, बर्मा, थाईलैंड और तिब्बत। तिब्बत हालांकि देश तो अब उस तरह नहीं है, लेकिन एक स्रोत के रूप में उसको भी देख लिया जाए तो ये 4 जो स्रोतों की वजह से पूर्वोत्तर की जनजातीय भाषाओं की लिपियां विकसित हुई, उसकी वजह से उसको समझने में, बोलने में, लिखने में और यहां तक का उसका अभ्यास करने में आपको नाकों चने चमाने पड़ जाएंगे। इतनी कठिन है, ये सच्चाई है। हम लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश से क्या होता है? क्या वो कोई ट्रेनिंग है कि 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी तो आप सीख लेंगे? नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास भी छोड़ दिया। कठिन भाषा है वहाँ की तमाम सारी। तो कार्बी भाषा है, असम में कार्बी जनजाति है। लोंगकान तेरान कवि हैं। इसके अलावा हाजोंग के एक कवि हैं, हाजोंग भी वहाँ की एक भाषा है। रतन कुमार राय। राभा एक वहाँ की जनजाति है, चारू मोहन राभा। इसके बाद
राभा के एक कवि हैं उपेन राभा हाकाचाम। असम की ही एक और जनजाति भाषा है पैते। पैते, इसके एक कवि हैं एच खाम खेन थांग। इनकी एक कविता है, बल्कि 3 कविताओं का उल्लेख कर दें। सत भैये, मां की मृत्यु, झूम खेती। झूम खेती को कौन नहीं जानता है, या हो सकता है कि आप बहुत जानते भी होंगे, कम जानते होंगे। झूम खेती माने सचल खेती, झूम खेती माने मोबाइल खेती। स्मार्ट मोबाइल तो खूब जान रहे हैं, खेती भी जान लीजिए। पूर्वोत्तर में मोबाइल खेती होती है, तो वहां पे पहाड़ों की चोटियों पर, पहाड़ों की जो है श्रृंखलाओं पर वो खेती करते हैं। फिर उसके बाद उसको खेती करते भी हैं तो जलाते हैं, जलाने के बाद उसको अपना खेती योग्य बनाते हैं, फिर फसल बोते हैं, काट देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह खेती करते हैं। वो झूम खेती का अपना एक कल्चर है। चिपको मत झूम की जंगल प्रथा से छोड़ो, इसे कुछ नया करो, कुछ अपनाओ। मैतेई के कवि हैं रॉबिन एस ननगोम और वीरेनजीत नाओरेम। पैते के कवि हैं थंगजाम इवोपिशक। और विस्तार में जरूरत नहीं है, यहां पर संक्षेप में हम सारा उल्लेख कर रहे हैं। यहां पर एक कवि हैं प्रसेनजीत ब्रह्म और दूसरे कवि हैं ब्रजेंद्र कुमार ब्रह्म। ये बोडो के हैं। यहां पर देखिए, तुम जैसे हो रहो वैसे ही, तुम्हें सोना या चांदी बनने की दरकार नहीं, न ही बनो तुम हीरे मोती। यदि ऐसा न हो तो बनो खाद से भरा, फसलों भरा खेत। आधुनिक असमिया के 3 चरण हैं, फिर उसके विस्तार में हम जाना नहीं चाहते हैं। कमलाकांत भट्टाचार्य, रमाकांत चौधरी, भोलानाथ दास आधुनिक काल के असमिया कवि हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में असमिया कविता पर खासतौर पर वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स, वायरन का व्यापक प्रभाव पड़ा और मैथ्यू आर्नल्ड का भी। लक्ष्मीकांत बेजबरुआ, जो कि असमिया रोमांटिक कविता के हस्ताक्षर माने जाते हैं, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, हेमचंद गोस्वामी, ये सब असमिया कविता के खास तौर पर बड़े नाम हैं। तो मिजोरम को भी संक्षेप में रखेंगे। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। मुझे मालूम है, चूंकि मैं जो अभी आप जहां बैठे हैं, मैं न जाने कितनी बार, अभी 10 मिनट पहले वहीं बैठे थे, आशीष जी ने 10 मिनट समय मेरा ले रखा है, लेकिन मैं उसको कैसे मैनेज करूं वो मेरे दिमाग में चल रहा है। देखिए, ये बात सही है कि बार बार पूर्वोत्तर के लिटरेचर को रखने के मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं तेजी से आगे बढ़ाऊंगा उसको, बहुत समय नहीं लेंगे आपका। मिजोरम देखिए, मिजोरम में अभी थंगपा कवि हैं। कल भी मुझे कम समय मिला था बोलने का, केवल समय के अभाव की वजह से मुझे कल समेटना पड़ा। आज फिर अगर मैं रिपीट कर दिया तो यह जो है उचित नहीं होगा। एक और सत्र दिया जाए। तो देखिए, अब समय देखिए, अब मुझे आप जो है अब सहने के लिए थोड़ा था तैयार रहिए। मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं पूरा करूंगा। तो दूसरे कवि हैं वान खमा। लिखा तो बहुत सारे नाम है, लेकिन छोड़ रहा हूं उसको। लियन खाई, हरब्बा, RL काम लमा, रौकुंगा, जिकपुया, PS चोंगथु, नाम सब ऐसे हैं जो कठिन लगेंगे, लेकिन ये नाम है इनके इसी तरह के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ कवि आए, मिजोरम के कवि लल तुई थंगमा वान खमा, और इन्होंने प्रेम गीत अधिक लिखे। देखिए, पूर्वोत्तर के जो कवि हैं वो उनके फोकस कुछ कवियों पर बहुत ज्यादा होते हैं। जानते भी होंगे, लेकिन वे उनकी कविताएं प्रकृति परक सबसे पहले और प्रेम परक उसके बाद।
यानी प्रकृति और प्रेम उनकी कविताओं के दो अनिवार्य तत्व हैं जो कि पूरे पूर्वोत्तर के लगभग सभी जनजाति कवियों में मिल जाएंगे आपको। प्रवृत्तियों पर विस्तार में कोई जरूरत नहीं है। मिजो कविता के 4 रूप मिलते हैं: गीति काव्य, संबोधन गीत, शोक गीत और सोनेट। सोनेट हमारे हिंदी में चल नहीं पाया जाते, लेकिन सोनेट गीत उनमें अधिक मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? उसके अपने भौगोलिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सोनेट क्यों ज्यादा लिखा, लेकिन मिलते हैं मिजो कविता में। चतुष्पदी बंद उनके यहां मौजूद हैं। और एक कवि हैं बिया कलियना रौकुंगा, जो मिजो कवि हैं। प्रेम परक गीत काव्य के श्रेष्ठ कवि हैं बार खम्मा। मिजो कविताओं में प्यार की प्रवृत्ति आत्म बलिदान में होती है। चलिए त्रिपुरा, 1-2 नाम खाली लेंगे, नाम तो लंबा हो जाएगा, लेकिन 1-2 नाम। काकबरक वहाँ की भाषा, चलिए भाषा का नाम लेते हैं, एक कवि का नाम बीच में ले लेंगे तो संजोग से भी हो जाएगा। काकबरक वहाँ की एक भाषा है जिसके कवि हैं चंद्रकांत मुरासिंह। चकमा के कवि हैं जोगमाया चकमा, लक्ष्मीधन मुरासी, नंद कुमार देव वर्मा, स्नेहमणि राय चौधरी, ये सब कवि हैं। महेंद्र देव वर्मा। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो किताबें उपलब्ध हैं, इसकी विस्तार में आवश्यकता नहीं है जाने की। सिक्किम एक राज्य, सिक्किम शब्द का अर्थ तो जान लीजिए, कवि का नाम मत जानिए। सिक्किम शब्द का अर्थ होता है चावल की घाटी। और यह जो चावल की घाटी अर्थ है, यह सिक्किम शब्द हिंदी नहीं है। सिक्किम शब्द तिब्बती भाषा का शब्द है, चावल की घाटी। मैं पूरी तरह से तो छोड़ दे रहा हूं, एक भी कवि का नाम यहां उल्लेख नहीं कर रहा हूं मैं। मणिपुर देखिए, भौगोलिक नजरिए से मणिपुर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पर्वतीय भाग और घाटी। और जो अभी सबसे ज्वलंत घटना हुई है मणिपुर की, वो केवल उसी घाटी और पहाड़ी की वजह से हुई है। अभी आशीष जी ने अपने व्याख्यान में जिस जमीन की चर्चा की है कि संकट जमीन का है, संघर्ष जमीन का है, वो जमीन उनके अस्तित्व से नाभिनालबद्ध है। मुक्तिबोध के शब्दों में बड़ा प्रसिद्ध है ये। क्यों है? क्योंकि उस जमीन के बिना वो अपने पहचान की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैतेई और कुकी, मैतेई और कुकी संयोग से दोनों जनजाति हैं, लेकिन कुकी अपेक्षाकृत अधिक जनजाति माने जाते हैं, या अपने आप को अधिक जनजाति वो मानते हैं। मैतेई भी जनजाति है, लेकिन कुकी लोग मैतेई को वहां के आदि जनजाति नहीं मानते। और कारण क्या है? क्योंकि मैतेई लोगों ने एक प्रकार से हिंदुइज्म को अपना लिया है। एक प्रकार से क्या हिंदुइज्म है ही है, तो जनजाति, लेकिन हिंदुइज्म अपनाए हुए हैं। तो ये मानते हैं कि ये हमारे अपने यहाँ के नहीं हैं, और मैतेई कहते हैं जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, और लड़ाई जारी है। तो मैतेई वहाँ की भाषा है मणिपुर की। हिजम इरावत वहाँ के बड़े क्रांतिकारी कवि माने गए, हिजम इरावत। और वहाँ की एक पत्रिका भी है मैते चनु। हिजम आहलांग एक वहाँ के कवि हैं, श्री बीरेन वहाँ के कवि हैं, लाइश्रम समरेंद्र वहाँ के कवि हैं, राजकुमार मधुवीर वहाँ के कवि हैं। ये सारी श्रृंखला लंबी हो जाएगी। 1-2 बातें और मैंने जितने जल्दी हो सकी पूरा करने की कोशिश की है। चूंकि पूर्वोत्तर का मामला है, पूर्वोत्तर के कुछ मुद्दे अगर आपके बीच में नहीं रखते हैं तो कम से कम मुझे वापसी बड़ा मलाल रह जाएगा। केरल में आकर के और मैंने पूर्वोत्तर की कुछ बातें नहीं की। देखिए क्या है कि भाषा और लिपि की बात तो मैंने रखी। सबसे मूल समस्या पूर्वोत्तर की जानते हैं क्या है? मानसिक और भावात्मक एकता न होना।
और आप अपनी तरफ से कितना भी उदार हो जाइए, अपनी तरफ से कितना भी अपना बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से कितना भी जोड़ लीजिए, उनको वहाँ आते जाते रहिए, लेकिन पूर्वोत्तर के लोग आपको अपना बनाने से रहे। और उसके उदाहरण इतने सारे हैं कि उदाहरण कम पड़ जाएंगे। अब मैं एक उदाहरण दे दूं। अनिल यादव का नाम कुछ हमारे जो हिंदी के विद्वान लोग जानते होंगे। यह भी कोई देश है महाराज। उन्होंने किताब लिखी हिंदी में, संस्मरणात्मक किताब है। उस किताब में पूर्वोत्तर की कमियों पर उन्होंने ज्यादा बात कह दी है, पूर्वोत्तर की कमियों पर, और इसकी वजह से वो दूरी अभी खाई पट नहीं पा रही है। और पूर्वोत्तर की जो एक और समस्या है वो क्षेत्रीय और प्रांतीय राजनीति की समस्या है। जो वहां क्षेत्र के जो संगठन हैं, जो वहां क्षेत्र की पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वे अपने क्षेत्र में इस कदर सिमट गई हैं या अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर इस तरह उलझी रहती हैं कि उनको राष्ट्रीय मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीयता से भी कोई मतलब उनको नहीं है। राष्ट्र उनके लिए केवल एक अजूबा शब्द है। राष्ट्र उनके लिए केवल, बल्कि मैं खुलकर कहूं तो उनके लिए, हमारे लिए बड़ा कीमती हो सकता है, पूर्वोत्तर के लोगों के लिए एक आकर्षक छलावा है। वो राष्ट्र को, आपके राष्ट्र को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनको समझा भी नहीं पाएंगे। और संगठनात्मक असंतोष, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताऊं कि पूर्वोत्तर में विद्रोह आधारित, हिंसा पर आधारित जो संगठनात्मक जो स्वरूप वहां पर है, वो पूरे समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए चुनौती है। और वो जो संगठनात्मक जो असंतोष है, वो मणिपुर में भी है, वो मेघालय में भी है, वो नागालैंड में भी है, वो असम में भी है। और वो किस रूप में है? अगर आपने जाने अनजाने एक भी चूक कर दी उनके हितों के खिलाफ, एक भी चूक कर दी, तो आपको लक्ष्य में व्यक्तिगत रूप से लेते हैं वो। अभी घटनाएं लगातार हमारे अपने विश्वविद्यालय में इसी रूप में हो रही हैं। और कैसे? भारत सरकार, कहना नहीं चाहिए लेकिन इस मन से कहना जरूरी है कि भारत सरकार अपने निहित मकसद के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का एक विशेष विचारधारा के तहत परिवर्तन करने में लगी हुई है। वो कन्वर्जन हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में उदाहरण आपने देखा, जहां पर बाकायदा वाइस चांसलर फोटो लगा करके अपने शिक्षकों को खड़ा करके और उनका जो है भजन कीर्तन पूजन करवा रहे हैं। जब तक यह परिवर्तन की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, आप पूर्वोत्तर को कभी अपना बना नहीं पाएंगे। तो संगठनात्मक असंतोष पूर्वोत्तर में बहुत भयानक है और वो हिंसात्मक भी है। पहले तो सीधे समाप्त कर देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा रूप बदला है। पहले वो समझाएंगे भी, चेतावनी भी देंगे, सजग करेंगे, और बावजूद इसके अगर आप बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हैं तो हो सकता है कि जीवन समाप्त कर दें। ये पूर्वोत्तर की बड़ी सी समस्याओं में से एक है। और बहुआयामी मूलभूत विकास पूर्वोत्तर में नहीं है। आवागमन की सुविधाएं वहाँ बहुत कम है। अभी जो रेलवे सिस्टम वहाँ डेवलप नहीं हुआ है। कुछ पूर्वोत्तर के केवल असम को छोड़ करके, खास तौर पर असम को छोड़ करके, बाकी किसी भी पूर्वोत्तर में प्रॉपरली रेलवे व्यवस्था, रेल लाइन से जुड़ाव नहीं हो पाया पूर्वोत्तर का। ग्रामीण क्षेत्र तो इतने असामान्य हालात में है ग्रामीण क्षेत्र पूर्वोत्तर के कि आप चले जाएंगे तो दोबारा फिर वहां पर जाने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ने वाली है, नहीं पड़ने वाली, आप नहीं जा पाएंगे। तो अंत में मैं ये बात कह करके और समाप्त करूंगा कि आपने चाहे अनचाहे दबाव में, चाहे जैसे मुझे सुना और सहा, लेकिन अंत में ये बात कह करके बात खत्म करूंगा कि पूर्वोत्तर भारत को पूर्वोत्तर के नजरिए से ही देख करके पूर्वोत्तर को अपना बना पाएंगे। पूर्वोत्तर भारत को
पूर्वोत्तर के नजरिए से देखकर ही पूर्वोत्तर को अपना बना पाएंगे और कोई उपाय नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत